कम नहीं, अमुरहारा पंचायत कोई लंदन से कम नहीं। जहां बरस रही है आप सभी की मीठी तालियां, हमारे लिए वो अमृत से कम नहीं। एक बार जोरदार तालीम के लिए। तो हमारे बीच आदरणीय आरपी मौर्य साहब, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है आप लोग के सामने। हम उनसे गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप अपनी बात को रखें। आदरणीय मौर्य साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं आरपी मौर्य, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कमेटी है उसका चीफ, आपके बीच में मुरहरा ग्राम सभा में आप सभी का तहे दिल से नमन एवं वंदन करता हूं। और बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज यहां पर आने का अवसर मिला। और आज का जो दिन है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 77वां स्वतंत्रता दिवस, और आज पूरा देश इस स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है हमारे लिए और हर भारतीय नागरिक के लिए। मैं सभी को इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेष तौर से इस ग्राम सभा मुरहरा को, जिसमें आज मैं बिहार में पहली बार मेरा आगमन हो रहा है, और मैं इसको कोटि कोटि इस धरती को नमन एवं वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे मंच में आसीन हमारे तमाम साथीगण यहाँ पर उत्तर प्रदेश से चल करके आए मिस्टर आईपी मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंडल के चीफ हैं, और आपके बिहार प्रभारी मंडल के चीफ मिस्टर सुदर्शन वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मंडल के चीफ मिस्टर शैलेंद्र प्रताप मौर्य जी, और आपके इस बिहार प्रदेश के प्रदेश मंडल के चीफ आपके इसी गांव के निवासी भाई रंजीत यादव जी, जो अभी हाल में ही नियुक्त किए गए हैं। मैं अन्य तमाम साथियों का, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम, इस आयोजन में भरपूर साथ दे रहे हैं। और मैं परसों 13 तारीख का जो कार्यक्रम हुआ था, ये लोगों को देना तो 13 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा था उसको मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और जिस प्रकार का आयोजन आपके द्वारा हो रहा है वो वास्तव में काबिले तारीफ है, और मैं बार बार भूरी भूरी इस बात की प्रशंसा करता हूं। और साथ ही साथ हमारे बीच में बहन सुनीता यादव जी आपके बीच में हैं, और मुझे जैसा कि पता चला कि इससे पहले आप प्रत्याशी रह चुकी हैं मुखिया पद की, और बहुत ही कम माइनूट वोट से आपको शिकस्त मिली है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि भविष्य में, क्योंकि जो चीज मैंने देखी है रंजीत भाई के अंदर और आपके अंदर समाज सेवा को जो जुनून है, वो वास्तव में कुछ चीजें ऐसी होती है जो शब्दों से बयां नहीं होती। हम चाहते हैं आपको बेहतर बनाना, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूं। और कुछ लोग होते हैं सिर्फ भाषण जी भी होते हैं, भाषण जी भी होते हैं ना जी, वो अच्छे लच्छेदार तो भाषण देंगे, लेकिन काम उनका सब जीरो होता है। ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा। लेकिन हमने गहराई से अध्ययन किया, रंजीत भाई, सुदर्शन भाई और आपकी धर्मपत्नी सुनीता जी लगातार डेडिकेशन के साथ समाज के बीच में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, और समाज ने साथ दिया है। थोड़ा सा और मशक्कत करे तो निश्चित तौर पर आगामी जो मुखिया का चुनाव होगा उसमें बहन जी को मुखिया जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाया जा सकता है। और जिस दिन आप मुखिया बना देंगे उस दिन हम फिर आपकी ग्राम सभा में बिना आमंत्रण के आएंगे। रंजीत भाई से मैं बता के जा रहा हूँ। अब साथियों, आज 15 अगस्त है, थोड़ा सा बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। और 15 अगस्त तो कहते हैं कि लोग आजाद हो गया हमारा देश, हमारा देश आजाद हो गया है, हम मनाते भी हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज
देश का 75वां तो बीत गया, अभी तक 75वां ही चल रहा है उनके पोस्टर बैनर पे। 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बात समझ में आ रही? जिस देश का बच्चा भूखा नंगा घूम रहा हो, जिस देश की एजुकेशन व्यवस्था जर्जर हो, जिस देश पे कर्जे का बोझ लदा हो, लदा है, ये तो सभी को पता है, उस देश का प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहा है। बात समझ रहे हैं ना? आपके पास पड़ोस में कई सारे ऐसे बेटे बेटियों को भी आपने देखा होगा कि जिसके माता पिता दिन भर खेत में काम कर रहे होते हैं, मजबूर होते हैं, कर्ज लेकर के उनको पढ़ा लिखा रहे होते हैं, लेकिन वो बेटा दिन भर स्टंट मारता हो और इधर उधर घूमता हो, उसको न घर की चिंता है, न पिता की चिंता है, न भाई की चिंता है, न बहन की चिंता है। ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और टोटल टीवी मीडिया सब चल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि देश आजाद हुआ है। आजाद कैसे हुआ? रंजीत भाई कल गए हुए थे, कल परसों गए हुए थे कि परमिशन के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे यहाँ से जहानाबाद के लिए। एसडीएम ने सीधे नोटिस निकाल रखी है कि किसी को तिरंगा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उपद्रव हुआ था, तो उपद्रव हुआ था उसके जिम्मेदार तुम हो कि मैं हूँ? बताइए आप मुझे। अच्छा, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ और मैं भारत माता के नाम पर या इस देश के नाम पे तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूँ, तो मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। कौन सी आजादी है मुझे बताओ? 75वीं कि 77वीं कि 78वीं कि हम कह रहे हैं 1101वीं आप मना लीजिए, तब भी ये देश में आप आजाद नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप भी जाकर के देखिए, अभी यही हाल होगा। बताइए हम किससे लड़े? डीएम से लड़े, नीतीश कुमार से लड़े कि भारत देश के प्रधानमंत्री से लड़े? भारतीय संविधान लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए लोग इस देश के संविधान को चलाना ही नहीं चाहते थे। नियम कानून बना दिया गया है कि हर नागरिक का अधिकार है, सम्मान है, लेकिन वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति अपनी वाली करता है, अपनी वाली करता है। जैसे बहन जी कल को मुखिया बन गई आपके गांव में, तो कभी कभी आपने ऐसा ही देखा होता है कि कुछ लोग अपने बिरादरी का ध्यान देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ऐसा भी करते होंगे बहुत सारे, हमारे बड़े भाई भी प्रधान हैं, हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो जब कॉलोनी आती है, रुपया आता है भारत सरकार से, तो 20-30 हजार रुपया भी लेते हैं। लेते नहीं लेते हैं? तो 20-30 हजार रुपया किस लिए ले रहे हैं? अपने लोगों को आप कॉलोनी दे रहे हैं, दूसरे लोगों को आप नहीं दे रहे हैं। कौन से देश में आप रह रहे हैं बताइए आप मुझे? आप कह रहे हो मैं आजाद हैं? आजाद आप नहीं है। जैसे यहाँ पर सभी लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, राष्ट्रीय मिठाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर आधे लोग भूखे बैठे हो और हमने मंच से माहौल बना दिया, हमने मंच से माहौल बना दिया कि नहीं हम लोगों का पेट भरा हुआ है। अभी आप सभी लोग बोलेंगे नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, पेट खाली है, लेकिन आप मंच के सिचुएशन के माहौल को देख करके आप ये बोल रहे हैं कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, आरपी मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे ऐसे लोग लगाते हैं। कोरोना काल में आपने देखा नहीं, प्रधानमंत्री ने बोला ताली और थाली बजाओ, ताली थाली बजाओगे तो आपका कोरोना भाग जाएगा। यही ना, यही ताली थाली है ना? तो ऐसे तमाम स्टंट देश के नेता लोग लेकर के आते हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन एक मानसिक बीमारी आपके अंदर छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि आपका पेट भरा हुआ है या आपकी समस्या का समाधान हो गया है और आप उसको मान लेते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो साथियों, आज जो मेन मुद्दा है हमारा कहने का, यह जो बिहार है, बिहार में मेरा प्रथम आगमन है और मैंने जो बिहार का अनुभव किया है, देश में विदेश में जब भी कहीं पर भी आप जाओगे तो बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाता है। कहा जाता है, ये बात आप जानते हैं। हर तबके में, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, हर जगह पर जो है मजदूर किस्म के लोग हैं और अमीर किस्म के लोग भी हैं जो पैसे कमा रहे हैं, ऑफिसर भी हैं,
लेकिन जब हमारे बिहार के लोग बाहर जाते हैं कहीं पर भी, तो उनको बिहारी और बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है ना। ये बात आपने तो सुना होगा, देखा भी होगा अगर आप बाहर गए होंगे। तो आप सोचिए कि क्या ऐसी वजह है जो स्पेशली बिहार को, बिहार जैसे हम कहते हैं नहीं, भारत को भारतीय कहते हैं, जापान में रहने वाले को जापानी कहते हैं, तो हम बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर बिहार में रहने वाले को हमने बिहारी कह दिया तो आप भले बुरा मत मानो, लेकिन सामने वाला यही सोचता है कि मैंने इसको गाली दे दिया। उसका इसका मतलब नहीं समझता है, वो बोलेगा कि हमने गाली को गाली दे दिया और अपनी इच्छा पूरी कर ली। समझ रहे हैं ना। तो साथियों, बिहार जो शब्द है, अब ये धरती किसकी है आप समझिएगा। ये जो बिहार है एक ऐसे महापुरुष की धरती है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। और मैंने अपना अनुभव किया है, थ्योरेटिकल स्टडी के माध्यम से भी देखा है कि जो है बिहार में प्रतिभाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत है, केवल उनको एक दिशा देने की जरूरत है। जिस धरती पर आप सोचो भगवान बुद्ध जैसे विश्व गुरु का जन्म हुआ है, उस धरती पर योग्यता की कमी है? बताइए आप मुझे। केवल डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर आपको सही माहौल मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर आप भारत के लिए फिर से प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो आप भगवान बुद्ध को तो जानते ही होंगे। भगवान बुद्ध को भले आप न जानते हो, लेकिन भगवान बुद्ध को पूरा विश्व जानता है। और जितने भी कंट्री डेवलप हो गए, जितने भी कंट्री विकास कर लिए, वे सब भगवान बुद्ध को विधिवत फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जब भारत से कोई बंदा बाहर जाता है, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री को ले लीजिए, तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। ये आपने सुना होगा मीडिया वगैरह में। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले उनकी बहुत सगी और संबंधी अनीता अंबानी जी भी विदेश गई हुई थी, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में, आई कम फ्रॉम इंडिया, आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। लैंड ऑफ बुद्धा, मैं लैंड ऑफ बुद्धा से आती हूँ। अब समझ रहे हैं ना। भगवान बुद्ध का प्रचार नरेंद्र मोदी कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? अनीता अंबानी कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उसका कारण जानने की जरूरत है। भगवान बुद्ध का सबसे पहला उपदेश था मानव मानव एक समान। मानव मानव एक समान। उसी को हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, कहते हैं ना। अच्छा, ये कुदरत ने हमको बनाया। जब हम पैदा होते हैं तो नंगे पैदा होते हैं ना मूछ लेकर के आते हैं, ना दाढ़ी लेकर के आते हैं, ना कपड़ा लेकर के आते हैं, ना कोई ऐसा आभूषण लेकर के आते हैं जिससे आप पहचान लीजिए कि हम हिंदू हैं, अगला मुस्लिम है, अगला सिख है, अगला ईसाई है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो हमारा रूप और रंग बदल जाता है। एक मुस्लिम बच्चे को हिंदू के घर में डाल दीजिए और एक हिंदू के बच्चे को मुसलमान के घर में डाल दीजिए, अभी बाद 10 साल के बाद आप देखोगे कि हिंदू मुसलमान बन जाएगा और मुसलमान हिंदू बन जाएगा ना? बताइए आप मुझे। और जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है वोट के लिए, तो सबसे पहले आप ही मारे काटे जाते हैं ना। अभी देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, किस चीज का जानते हैं? कि जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाओ। जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाओ। मणिपुर का कांड देखा गया ना, हमारी माताओं बहनों को नंगा करके दौड़ाया गया, वहां के सेना का हथियार छीन लिया, वहां के पुलिस वालों का हथियार छीन लिया, नंगे दौड़ा रहे हैं। कौन से लोग हैं आप सोचिए जरा, कौन से लोग हैं जो इस देश को अपने मुट्ठी में रखे हुए, कंट्रोल में रखे हैं? आपकी एक नहीं चलती है और उनकी सब चलती है। अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम होता या उनसे जुड़े हुए व्यक्ति का कार्यक्रम होता तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमको परमिशन लेने की जरूरत होगी, उनको रिटर्न देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बात आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो देश में काले अंग्रेजों की तरफ आप पर जो है जमा कर अपनी हुकूमत बैठे हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं तोड़ा, आप लोगों ने उनको नहीं पछाड़ा, तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं, सालों साल तक आप 15 अगस्त मनाते रहिए,
कभी आपका न देश आजाद होगा, न कभी देश का कर्जा उतरेगा, न कभी आपको अधिकार मिलेगा, न कभी सम्मान मिलेगा। ये मैं गारंटी वारंटी के साथ कह रहा हूं। और इसी धरती पर आपने सुना होगा सम्राट अशोक महान, सुना है ना? सम्राट अशोक महान कहाँ के जन्मे थे? बिहार के जन्मे थे। अखंड भारत सम्राट चंद्रगुप्त उनके दादा ने बनाया ना। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और होगी भी, मैं मानता हूं। और पूरे विश्व में आज अगर सबसे महान सम्राट का नाम लिया जाता है तो सम्राट अशोक की ही बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि सम्राट अशोक ने दिलों पर राज किया। कहां राज किया? दिलों पर। और यहाँ पर जो काले अंग्रेज घूम रहे हैं गली गली में, वो आपके दिमाग पर राज कर रहे हैं। वो आपके दिमाग पर राज करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा धर्म संकट में है, तुम्हारा धर्म संकट में है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो मैं जितने बाबा इस देश के अंदर हैं और जितने नेता हैं इस देश के अंदर, मैं गारंटी देता हूं कि कोई धर्म की परिभाषा नहीं बता पाएगा। और बताएगा तो वास्तव में वो असली इंसान होगा और सही रास्ते पर चलने वाला होगा। कुछ दिन पहले आपने साईं बाबा का नाम सुना होगा। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, कहा ना, सबका मालिक एक है। ये बात काफी हद तक सही है। ईश्वर एक है, ये बात काफी हद तक सही है। लेकिन 33 करोड़ ईश्वर हैं, ये मानना बड़ा कठिन हो जाएगा। उस सत्यता को आप जानना पड़ेगा। कबीर साहब को भी पढ़ना पड़ेगा, बुद्ध को भी पढ़ना पड़ेगा, अशोक को भी पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को भी पढ़ना पड़ेगा। तब देश का सिनेरियो आपके समझ में आएगा कि इस देश में आपके दिमाग को कैसे खोखला किया जा रहा है। और जब आप दिमाग से गधे और बैल की तरह सोचोगे तो कभी ना आप विधायक बन सकते हो, न कभी मुखिया बन सकते हो, न कहीं कभी आप सही डायरेक्शन में चल सकते हो। ये सबसे बड़ी समस्या है देश की। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा? कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है। अभी हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो। तो शिक्षित बनेंगे तभी तो संगठित होंगे। आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही है कि हाँ भैया आरपी मौर्य जी ने तो बहुत अच्छा बताया और आज से और अभी से मैं शिक्षित भी होना चाहूंगा, संगठित भी होना चाहूंगा, तभी तो बात बनेगी ना। लेकिन आपने जिलेबी खाई और इस कान से सुना और उस कान से निकल गए लेकर के, तो मुझे लगता है कभी समाज न संगठित होगा और न कभी समाज सुरक्षित होगा, न शिक्षित होगा। बात फैक्ट है ना? मेरी बात को समझ रहे हैं अच्छे से हैं? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? अगर जल्दबाजी हो तो मैं अपना भाषण थोड़ा जो है शार्ट में करूं। बताइए, आगे प्रोसीड करूं? आप लोग इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ ना तो जवाब दीजिए यार। एक्शन और रिएक्शन का लाभ जानते होंगे ना। अगर मैंने आपको एक थप्पड़ मारा और आपने भी मुझे एक थप्पड़ मार दिया तभी तो मजा आता है। और हमने थप्पड़ मारा, चुप मार के चले गए तो मजा क्या आएगा? फिर आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। और लोकतंत्र के राजा आप ही हैं, आप ही हैं लोकतंत्र के राजा। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, पढ़ाई लिखाई हमने बहुत कर ली, जैसा साहब ने बताया कि शिक्षित बनो। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद इंजीनियर बन करके एक दिन थाने में गया तो हमने कहा दरोगा जी एक FIR है, ऐसे ऐसे एक लड़का हमारे गांव में आम का पेड़ काट डाला है और हमारे माता पिता को भी परेशान करता है, तो इसका आप हल निकालिए। तो दरोगा जी जो है उनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे लग रहा था क्या कि मैं किसी विदेश से आया हूँ। मतलब समझ रहे हैं? चल बैठ जा उधर, अभी सुनते हैं, अभी मैं रेडी होने जा रहा हूँ। मतलब कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। तो मेरे पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? तमाम सारे DM, SDM, कलेक्टर, IAS, PCS बन करके आपके ही बेटी है ना। बिहार में बहुत IAS बनते हैं, मैंने सुना है। और सारे बन करके उन्हीं नेताओं के अंदर घुटने टेक रहे हैं और जी हजूरी कर रहे हैं। उनको पता है कि ये गलत हो रहा है लेकिन बोल नहीं सकते हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? बताइए आप मुझे। और जगहों पे हमने ट्राई किया कि आखिर समस्या क्या है। तो समस्या को करते करते जब मैंने देखा तो फिर बाबा साहब की उसी ताले की चाबी पर आ गए
कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है। अगर आप नेता नहीं बनोगे तो कहीं कोई आपकी इज्जत सम्मान नहीं करने वाला है। और आप अगर नहीं नेता बनना चाहते हो तो जाके आजमा लीजिए थाने में, कोर्ट कचहरी में, अभी आपके साथ क्या होगा ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी भी नहीं है। लेकिन हमने ठान ली है, और जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है वो आज और अभी से हमारे साथ चलना शुरू करिए। और हम बता रहे हैं कि हमारे साथ ही क्यों। जब नेता बनने का सपना आया दिमाग में कि भैया आप पढ़े लिखे इंजीनियर तो है ही हैं, ABCD XYZ तो जानते ही हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, किसी का उत्तर देना जानते हैं, तो नेतागिरी हमसे क्यों नहीं संभलेगी, आप मुझे बताओ। तो कई नेताओं को हमने स्टडी किया, कई पार्टियों को हमने स्टडी किया और देखा तो ये पाया कि भारत देश में कोई ऐसी पार्टी ही नहीं है जो आपकी पार्टी हो। बताओ मुझे, कोई यहाँ पे बैठा हुआ, इस सभा में बैठा हुआ व्यक्ति बता दे कि हमारी पार्टी ये है। अभी मैं बता दूंगा कि वो तुम्हारी पार्टी नहीं है। कोई बता दे, मैं गारंटी देता हूँ। हमारे यहाँ अखिलेश यादव की पार्टी चलती है, तो अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे तो बोले कि ये तो मेरा खेत है, ये मेरी खेती है, ये मेरी खेती है। और अखिलेश यादव कभी भी मुख्यमंत्री के पद पर किसी दूसरे को नहीं बिठाएंगे, गारंटी बता रहा हूं मैं आपको, गारंटी दे रहा हूं। मायावती को आप जानते होंगे, मान्यवर कांशीराम ने उनको स्टैंड किया, प्लेटफार्म बनाया, और मायावती की पार्टी में 2 लोग काम कर रहे थे, आप शायद नाम जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के नेता हैं माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इन दोनों लोगों ने कम से कम 20 साल दिया पार्टी में, और जैसे उन्होंने कहा नहीं 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 थोड़ा ऐसा होना चाहिए, तो मायावती ने कहा कि भाई कुर्सी खाली करो, तुरंत फुटो यहाँ से। हैं? अब ये रंजीत भाई कह रहे हैं कि आरपी सर आपकी पार्टी में बड़ा दम है, आपके विचारों में बड़ा दम है, और बिहार में इसका विस्तार करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और 10 साल के बाद मैं बोलूं नहीं भाई रंजीत जी, अब हमारी गाड़ी चल गई है, तुम दूसरा रास्ता देखो। हैं? तो ये पार्टी रंजीत भाई की हुई कि हमारी हुई? बता दीजिए आप मुझे, किसकी पार्टी हुई? मेरी हुई। और एक बात बता दूं कि अगर पैसे कमाना है, खूब धकाधक पैसे कमाना है, करोड़ों लाखों में खेलना है, तो राजनीति करो। ये कर रहे हैं सारे लोग, बता रहा हूं। अगर वो वाली राजनीति करना चाहते हो तो ये राजनीति करो। और वो करोड़ों लाखों रुपए कहां से आते हैं? पेट्रोल का दाम बढ़ा के आते हैं, डीजल का दाम बढ़ा के आते हैं, टमाटर 300 रुपए बेच के आते हैं, कहां से आएगा? सब कुल मिलाकर किसानों के ऊपर जाके लोड पड़ता है। लेकिन नेता जब चलता है तो वो पैदल नहीं चलता है, सबके अपने अपने एरोप्लेन हैं। आप ये सोचिए, दिन भर मैं घूम रहा हूं तो पैसा कहां से आएगा बताइए? तो मेरे पास तो पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा उनके पास अथाह होता, चलने फिरने का नहीं, अनलिमिटेड पैसा होता, अनलिमिटेड। और आपको उसी चीज से नफरत है। जनता कहती नहीं मुझे नेता नहीं बनना है, सब बनना लेकिन नेता नहीं बनना। क्यों भैया? राजनीति बड़ी दलदल की चीज है। मैं बोलूंगा दादाजी भैया जी अपने बेटा मुझे एक दे दो, मैं उसको नेता बनाऊंगा, आप नहीं देंगे। मैं बोला दादाजी भैया जी अपना बेटा दे दो, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, IAS बनाऊंगा, PC बनाऊंगा, अभी तुरंत बोरिया बिस्तरा उसका बांध देंगे। बांधे कि नहीं बांधेंगे? तो आप क्या बनाने के लिए जा रहे हैं? आप नौकर बनाने के लिए जा रहे हैं, आप शासक नहीं बनाने जा रहे हैं। और जिस दिन शासक बनाने का आपने सोच लिया उस दिन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, A to Z में बता रहा हूं। और वो करने वाला व्यक्ति एक नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए जो सम्राट अशोक की तरह दिलों पे राज करे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में अगर एक गरीब लड़का कोई नेता बनना चाहे, प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर पाल ले, तो मैं गारंटी देता हूं कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। गरीब आपका बेटा, क्योंकि मैं अगर गाड़ी से नहीं आऊंगा, पैदल आऊंगा, ठीक है, और फटा पुराना कपड़ा पहन के आऊंगा, आपके बीच में जाऊंगा, कहेंगे अरे तुम नेता बनोगे, ऐसे नेता होते हैं। आप सपोर्ट नहीं करेंगे। जनता ही इस लोकतंत्र का मालिक है। आप जो नेता है, नेता की छवि आप भगवान से तुलना करते हैं कि वो जमीन पे कभी नहीं उतरता है, बस हमें वोट दे करके साइड में हो जाता है, जाना है प्रश्न नहीं पूछना है। ये आपकी सोच है। अगर इस सोच को आप नहीं परिवर्तित करोगे तो कभी गरीब बाप का बेटा जो है नेता नहीं बन सकता, इस बात की गारंटी है हमारी। तो साथियों, मैं
ने जो पार्टी का गठन किया है, उसका एक जो बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे बैठा हुआ है, वो उसका संविधान पढ़े एक बार। संविधान का मतलब होता है कि उसका नीति, नियम और कानून। आप एक बार पार्टी में जुड़ जाओगे तो सबसे पहली शर्त क्या है जानते हैं? सबसे पहली शर्त यह है कि पार्टी एक परिवार है। और आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है ना? मैं बहुत ही लड़ाकू हूँ, यूपी में बहुत फेमस हूँ। यूपी में कोई नेता डायरेक्ट मेरे से फोन पे बात नहीं करता था, समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं करता है उसको आप थोड़ा सा स्टडी करिए। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा नरेंद्र मोदी की तरह कि आज 15 अगस्त है तो मैं दिन भर बैठ करके ये बताऊं कि मैं फला हूं फला हूं फला हूं। जो व्यक्ति महान होता है वो कभी अपने बारे में नहीं बोलता है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये चर्चा आपको करना है। तो जो संविधान है उसकी जब आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। और परिवार के सदस्य का मतलब पूरी भागीदारी आपको मिली हुई है। आपका आप जो काम करोगे, आपका बेटा बेटी उसकी क्रेडिट ले जाएंगे। और एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि पार्टी में जिस दिन आप दौड़ गए, मतलब जुड़ गए, उस दिन पार्टी के मेंबर और सदस्य होने के नाते, परिवार होने के नाते, बाहरी जितनी समस्या है उसका समाधान मेरी जिम्मेदारी है। बाहरी समस्या का समाधान का मतलब आप जान रहे हैं कि जैसे आकस्मिक कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अब 1-2 लाख की फंडिंग की जरूरत है। अब आप पार्टी के सदस्य हैं, आपकी ग्रेविटी है भाई, तो पार्टी वाले फंड करेंगे, सबसे पहला प्रॉफिट है। दूसरी बात क्या है? पुलिस वाला बेवजह आपको परेशान करता हो, डेली जो है आपके दरवाजे पे दस्तक देता हो, बिना किसी रूल रेगुलेशन को आपको अरेस्ट करता हो, थाने में बिठा के रखता हो, तो आरपी मौर्य का नंबर 24 घंटे यहाँ रहता है, नंबर ले लेना, रंजीत भाई के पास आता है, ठीक है ना? तो आप एक फोन करोगे तो ना कि बिहार, ऑल ओवर इंडिया हम जो है ऑन द फोन काफी हद तक समस्याओं का समाधान कर देते हैं। दूसरी बात कि अगर कहीं जमीनी लेवल पे हमें जाना पड़े, कोर्ट कचहरी के माध्यम से लड़ना पड़े, तो हमारे देश समाज के लोगों को कानून का ज्ञान नहीं होता है और हमारे किताबों में कानून पढ़ा। मैंने बात किया थानेदार से, हमने कहा थानेदार इस तरीके से काम है करवाइए, और थानेदार अपने एटीट्यूड में आके बोला नहीं करूंगा, जो करना है कर लीजिए। तो मैंने बोला भाई मैं जहानाबाद की धरती पर आ रहा हूँ, व्यवस्था करिए वहां पे लोगों की बैठने के लिए, कितने लोग आएंगे गिनो तुम। अब मैं जहानाबाद के उस पुलिस स्टेशन में चला गया, पता लगा वहां लाखों की संख्या में भीड़ आ गई, तो पुलिस वाला क्या करेगा? कहेगा आरपी मौर्य जी भैया मैं आपके चरणों में, और मुझे माफ करना, दोबारा गलती नहीं करूंगा। पावर किसकी है? पावर आपकी है, आपके इस खोपड़ी की है, आपके इस भेड़ की है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपकी ये खोपड़ी आपके हिसाब से नहीं चलती है, आपकी खोपड़ी दूसरे के हिसाब से चलती है नहीं चलती है। और जिस दिन आपके हिसाब से चलनी शुरू हो जाएगी, उस दिन वो बिहार की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या का समाधान हो जाएगा। और ऐसा फार्मूला, ऐसा कंसेप्ट है, क्योंकि सम्राट अशोक को, भगवान बुद्ध को, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को, और न जाने कितने महापुरुष हुए, और हमारे इसी बिहार में जन्ने आप बाबू जगदेव प्रसाद को भी जानते हैं, ललई प्रसाद यादव को भी आप जानते हैं। इन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और लड़ाई लड़ी, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हुए? भारत दोबारा विश्व गुरु क्यों नहीं बना? भारत दोबारा सोने की चिड़िया क्यों नहीं बना? आप मुझे बताइए। क्योंकि सबसे कठिन काम इसी समाज को समझाना है। आज जो मैं बातें बता रहा हूं किसी स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप चलने का यह दृढ़ संकल्प कर लिए तो हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आज जिस कदम पे मैं खड़ा हूं, अगली बार आपके इसी ग्राम सभा में आऊंगा तो 10 कदम आगे होऊंगा, और ये हुंकार छोटी नहीं होगी। यहाँ पे 100, 200, 300 की भीड़ नहीं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे, और तब मैं समझूंगा कि ये कारवां आगे बढ़ रहा है। तो ज्यादा नहीं, और बाकी मैं चाहूंगा कि आप लोग कांटेक्ट में आइए, और हमारे बड़े भाई कहूं कि हम उम्र कहूं कि छोटे भाई कहूं, जो भी कुछ है, बहुत ही प्रिय और बहुत ही डेडिकेटेड। आगामी लोकसभा का चुनाव आपके बीच में है, प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, तो कई सारी सीटों पर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और आपके जो जहानाबाद सीट है, जहानाबाद जो सीट है, वहां से भाई रंजीत यादव जी को हम लोग प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। ये पार्टी ने अपना प्रस्ताव आपके बीच में रखा है। अब आपको अपना फैसला सुनाना है, आपको अपना फैसला सुनाना है।
अगर आपने अपना फैसला सुना दिया तो हमें मोहर लगाने में देर नहीं लगेगी। और आप, मुझे पता है कि रंजीत भाई से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे और पूरी तरह आपके, क्योंकि गांव में आप हैं तो गांव में देखो, गांव में भतीजा बनाना बड़ा कठिन है, ध्यान रखना। गांव में अपनी इमेज बनाना, अरे भैया आप जाओगे ना तो क्या कहते हैं, तीन पीढ़ी का भी लोग बदला लेने के लिए खड़े होते हैं। ऐसा होता नहीं होता है कि उनके दादा ने मेड़ काटा था तो उनके यहाँ जो हमारे खेत में जो है वो भैंसिया आ गई थी तो उन्होंने हमारी भैंसिया को बांध लिया था, और उनकी माँ ने उनके यहाँ गए थे दूध लेने तो उनके यहाँ पे दूध था लेकिन उन्होंने दिया नहीं था। मतलब गांव में अब अपना वर्चस्व बनाना बहुत टिपिकल गांव है। तो बाहर तो आप बना लेंगे, मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते कि मैं इतना बड़ा कैसे हुआ, कितना अच्छा हूँ या कितना बुरा हूँ, लेकिन रंजीत भाई को तो आप जान रहे हैं ना, जान रहे हैं ना विधिवत? बताइए, हाथ उठा के बताइए, मैं जान रहा हूँ। और अगर आप सभी लोग एग्री हैं तो हमारे साथ आप साथ दीजिएगा। रंजीत भाई जिंदाबाद और बहन सुनीता यादव जी जिंदाबाद। और आज ही आप लोगों का निर्णय इस मोमेंट पर ले जाएगा कि आगे हम लोग लोकसभा 2024 जहानाबाद से धुआंधार तरीके से लड़ेंगे। और एक बात आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको मैं दिखाऊंगा कि जहां पर हम प्रत्याशी उतारते हैं वहां पे पूरा महाभारत हो जाता है। ये पिछला मेरा इतिहास रहा है। और कोई भी पार्टी वाला व्यक्ति, ये भी स्पष्ट कर दूं कि चुनाव के 2 महीने 4 महीने पहले अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करता हूं, करता ही नहीं है। वो 2 दिन रह जाता, 3 दिन रह जाता, 4 दिन रह जाता, जब पर्चा दाखिला का तब वो पैसे लेकर के जो है प्रत्याशी घोषित करता है। लेकिन हम चैलेंज करते हैं, जितनी भी पार्टी वाले लोग हैं वो आए और उनके सामने आरपी मौर्य और द टीम पूरे पत्थर की तरह, चट्टान की तरह खड़ी है और अपने कंसेप्ट फार्मूले को लेकर के आए, प्रोजेक्ट को लेकर के आए और बताएं कि आप बेहतर हैं या हम बेहतर हैं। आप करके दिखाएंगे कि हम करके दिखाएंगे। और आप सिद्ध कर ले गए तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन दावा है कि वो सिद्ध नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। अभी तक आप ये समझिए, भारत देश में ऐसे नेता नहीं हुए हैं कि जो आपका अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, अपना घर मानते हैं, अपने बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे देश में नंगे और भूखे बच्चे अत्यधिक घूम रहे होते। तो हम वो परवरिश देना चाहते हैं देश को कि हर भारतीय नागरिक, हर बच्चा मेरा भाई है, मेरा अंग है, मेरा परिवार है, और उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। तो आजादी की दूसरी लड़ाई आपको फिर से शुरू करनी है। और पूरा मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर हैं। और सत्य के मार्ग पर अगर हैं तो आपको साथ खड़े होने की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यही भारतीय धर्म है और यही आपका धर्म है, यही आपका कर्तव्य है। और यही मेरा कर्तव्य है कि आपको पूरी सेवा जिस हिसाब से आप लग करके दे रहे हैं उसको टर्न बैक, पे बैक टू द सोसाइटी करूं। तो मैं भाषण के अंतिम क्षण में एक बार नारेबाजी के साथ इस वक्तव्य को मैं खत्म करूंगा और मैं आपका पूरा साथ और सहयोग चाहूंगा। भाई रंजीत यादव जी, जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। एक फिल्म हमने देखी थी ना, आप उसको देखिएगा जरूर। अभी कल आपसे डिस्कस कर रहे थे। हाँ ठीक, तो फिल्म वो थोड़ा सा, आप लोग फिल्म देखते होंगे ना, तो थोड़ा सा देखिएगा। ABCD एनीबॉडी कैन डांस, देखिएगा उसको। वहां पर मैं शॉर्ट में बताऊं, 1 मिनट और लूंगा। तो ABCD एनीबॉडी कैन डांस में तो दोस्त होते हैं, एक अमीर होता है और एक बहुत गरीब होता है। तो गरीब के पास जो है पैसे नहीं होते हैं, वो बच्चों को ट्रेनिंग देता है डांस क्लब का। और अमीर आदमी जब देखता कि बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहा है तो कहता कि आजा भाई मैं पैसे लगा देता हूँ और हम लोग एक ट्रेनिंग क्लब चलाते हैं। तो दोनों मिल गए, बहुत बढ़िया क्लब चलने लगा नेशनल लेवल पे। कुछ दिन के बाद वो अमीर आदमी ने सोचा यार सारा पैसा तो मेरा जाता है, केवल ट्रेनिंग ही तो देता है, इसलिए उसने उसको हटा दिया। हटा देने के बाद उसने दूसरा ट्रेनर रख दिया। फिर वो जाता है उसी बगीचे में, फिर ट्रेनिंग क्लब शुरू करता है खुले मैदान के नीचे। और कुछ दिन के बाद फिर कंपटीशन दोनों में ही हो जाता है। और जब दोनों में हो जाता है, जो पैसे वाला व्यक्ति रहता है वो इसके सारे लड़कों को खरीद लेता जो डांस करने, क्योंकि पैसा होता है। अब उसके पास अंतिम क्षण में कोई बचा नहीं होता।
कि भैया वो किसको डांस के लिए प्रेरित करे या किसको करवाए, तो मंच पूरा सजा होता है, ऑडियंस बैठी होती है। अब क्या करे, मेरे पास है ही नहीं परफॉर्मर, तो जितने भी लड़के होते हैं जो अनट्रेंड होते हैं उनको वो बोलता क्या जानते हैं, बोलता कि ABCD एनीबॉडी कैन डांस, जो गा पाओ गाओ और जो बोल पाओ बोलो और जो डांस कर पाओ। में वो जो व्यक्ति होता गरीब, जो ट्रेनर होता है, वो हिट हो जाता है, उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है। तो बात यहाँ पे बहुत कुछ सीखने की है कि कोई भी यहाँ पे नेता बन के पैदा नहीं होता है, कोई प्रधानमंत्री बन के नहीं पैदा होता है, कोई इंजीनियर बन के नहीं पैदा होता है, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर हमारी मेहनत और लगन है, हमारा दिमाग अगर एक दिशा में काम कर रहा है और हम लोग एक्शन का रिएक्शन देना शुरू कर दिए तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आएगा। इसलिए हमसे ज्यादा आपको चिल्लाने की जरूरत है। तो रंजीत यादव, आवाज दूर तक जानी चाहिए, माइक से ज्यादा आवाज आनी चाहिए। भाई रंजीत यादव, भाई रंजीत यादव। आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, यही आदत है। हाथ थोड़ा उठाइए, सभी लोग उठाइए। आप, मैं देख रहा हूँ ये लोग भाई लोग बैठे हैं बीच में। अरे हाथ छुपा क्यों रहे हो यार? ये हाथ ही इसलिए बना है कि जहां पे अगर सही मार गया वहां पे आवाज बुलंद करो, ठीक है ना। नहीं तो आदमी में नहीं, मतलब इंसान में नहीं, हम लोग जानवरों की कैटेगरी में आएंगे। भाई रंजीत यादव जिंदाबाद, भाई रंजीत यादव जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, सोकाराज 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 सोकाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आवाज अगर आप लगाएंगे तो बिहार के हर कोने कोने में आवाज जाएगी। अशोका राज का मतलब आपके दिलों पे राज, और हर व्यक्ति सम्राट होगा, ये मेरा वादा है। बस आपका साथ चाहिए, मुझे नेता की जरूरत नहीं है, मुझे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, आपका साथ चाहिए। और जो आप चाहते हैं उसे 10 गुना आगे करके दिखाएंगे, ये आरपी मौर्य का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।